Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that I'm uploading lectures regarding criticism and the Raymond William modern tragedy is going on. आज का जो हमारा स्पेसिफिक जो असाइनमेंट है वो है रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। तो ये हमारी करंट की बुक में से है। मैं आपको इसके क्वेश्चंस पढ़ के बता देती हूँ जो कि आए हुए हैं। इन व्हाट वेज डज ब्रेक्ट रिजेक्ट ट्रेजेडी, और फिर आता है इन बर्टोल्ट ब्रेक द रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी हैज़ मैनी मोटिव्स एंड टेक्स मैनी फॉर्म्स। फिर है elucidate Raymond Williams' view on rejection of tragedy and then explain the detail what Raymond Williams means by the rejection of tragedy. एंड द फिफ्थ वन इज़ डिस्कस रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी बाय रेमंड विलियम। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इन ऑर्डर टू राइट योर आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन जो है वो मॉडिफाई करके दिया जाएगा और अपना आंसर जो आपको लिखना है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गाइस, सबसे पहले मैं आपको इन दो चीज़ों के बारे में बता दूं जो बहुत आपके लिए ज़रूरी है सीखना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। एक तो आपको पता होना चाहिए बर्टोल्ट ब्रेक्ट के बारे में और दूसरा कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, बर्टोल्ट ब्रेक्ट को बर्टोल्ट ब्रैकेट भी बर्टोल्ट ब्रेक्ट भी पढ़ा जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है एज दिस इज़ अ नेम, सो यू कैन प्रोनाउंस इट इन एनी वे, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको इनके स्पेलिंग्स में आपको मिस्टेक नहीं करनी। BERTOLT बर्टोल्ट, BRECHT ब्रेस्ट। ठीक है, मैंने जब इसकी प्रोनाउंसिएशन निकाली तो उसमें ब्रेस्ट आ रहा था, तो आई ट्राई टू प्रोनाउंस इट एज ब्रेस्ट। तो और दूसरा इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने एरिस्टोटल का जो कैथारसिस करवाने का कॉन्सेप्ट था, पिटी और फियर के इमोशन क्रिएट करने का जो उनका कॉन्सेप्ट था, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि लोगों को इस तरह उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कि वो असल जो आप लेसन देना चाह रहे हो, उनको जो टीच करवाना चाह रहे हो, वो उससे पीछे हट जाएं। तो उन्होंने डिस्टेंसिंग और एलिनेशन इफ़ेक्ट पेश किया था, जिससे उनका ये कहना था कि यानी मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ कि जब वो अपना ड्रामा शुरू करते थे थिएटर पे, तो वो जो भी प्रॉप्स होते थे, उनके ड्रेसेस होते थे, जो भी चीज़ें होती थी जो उनके ड्रामा से रिलेटेड होती थी, तो वो उनको ऑडियंस के सामने पेश करते थे, उन्हें दिखाते थे, उन्हें इस चीज़ का यकीन दिलाते थे कि जो भी वो परफॉर्म करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कॉपी है, एक ड्रामा है, और उनके सामने जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ उस चीज़ को यानी परफॉर्म करेंगे, जबकि वो इस तरह उनको इन्वॉल्व नहीं होना उस चीज़ में कि ये हकीकत है और वो उसके साथ ही रोने लग जाएं, बल्कि उससे सीखना है। ठीक है, और फिर इस तरह करते थे कि यानी कोई एक चीज़ को 2 से 3 दफ़ा वो चेंज करके लाते थे। जिस तरह एक बॉक्स है, तो पहले वो एक बॉक्स है, फिर उसे वो टेबल बना देंगे, फिर उसको वो उसके ऊपर कुछ लिख के उसको एज आ प्ले कार्ड यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह किसी एक चीज़ को 2-3 तरह से यूज़ करके वो पेश करते थे, ताकि जो लोग हैं वो यानी उसको इतने सीरियस ना हो जाएं, इमोशनली अटैच ना हो जाएं, बल्कि उसको रिलैक्स मैनर में फ़ील करें या उसको रिलैक्स मैनर में अपने ड्रामा को देखें। और जब भी उन्हें लगता कि यानी कुछ भी ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं ज़रा ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हैं, तो वो कुछ ऐसी ब्रेक ले लेते ड्रामे में, या कुछ इस तरह लोगों कुछ इस तरह के कमेंट यूज़ कर देते कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी लोगों को ज़हनी तौर पर थोड़ा सा दूर करते, ना कि उनकी चेयर्स को उठा के यानी डिस्टेंसिंग इफ़ेक्ट डाल देते कि भाई ये स्टेज है तो आपने इससे 3-4 मीटर दूर बैठना है। नहीं, ये चीज़ नहीं थी, बल्कि दिमागी तौर पर लोगों को थोड़ा सा दूर करना था, उनको ये फ़ील करवाना था कि वो एक ड्रामा देख रहे हैं और हकीकी दुनिया से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, और फिर मैं आपको बता देती हूँ कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था वो था क्लासलेस सोसाइटी का, क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, तो वो चाहते थे कि क्लासलेस सोसाइटी हो जिसमें गरीब और अमीर के दरमियान में कोई फ़र्क ना हो। ठीक है, क्योंकि रेमंड विलियम भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इसलिए वो कार्ल मार्क्स की
जो थ्योरी थी मार्क्सिज्म, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और बर्टोल्ट ब्रेस्ट से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि वो उनके लिहाज से वो चाहते थे कि इंसानों के दिमाग के साथ खेला ना जाए, उनको एज अ पपिट ना यूज़ किया जाए कि जैसा कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट रो रहा है तो वो भी रोएं, हंस रहा है तो हंसें, यानी उनकी अपनी हैसियत खो ना जाए, बल्कि वो एज अ ऑब्जर्वर सामने बैठ के ऑडियंस को एज अ ऑब्जर्वर लेते थे और वो फिर पॉइंट आउट करें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या अच्छा है, क्या गलत है। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। रेमन विलियम टेक्स अप द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी एज एन आर्ट फॉर्म एंड ट्रेजेडी एज एन एक्सपीरियंस इन लाइफ। अब जो रेमन विलियम है वो ट्रेजेडी को कैसे लेते हैं, जस्ट एज अ आर्ट फॉर्म, यानी आर्ट फॉर आर्ट सेक होना चाहिए, और दूसरा वो कहते हैं कि ट्रेजेडी एज एन एक्सपीरियंस इन लाइफ, और ट्रेजेडी को ये दिखाते हैं कि लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो ट्रेजेडी होती है। He retraces the tradition of tragedy and the concepts associated with it because he believes that it is necessary for the understanding of modern tragedy. अब वो साथ साथ ट्रेडिशंस को लेकर क्यों चलते हैं, वो इसीलिए ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कहते हैं ताकि मॉडर्न ट्रेजेडी को बेहतर तरीके से समझा जा सके। एक चीज़ जिससे आप पीछे से जब आप उसको समझते हुए आएंगे तो आप जब एक नए पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता लगेगा। जैसे एक बच्चा मैट्रिक से FA करता है, फिर BA, फिर MA, तो उसकी पीछे बेस बनी होती है, उसको सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली समझ आना शुरू हो जाती हैं। एकदम से आप एक इंसान को मास्टर्स में बिठा के बिठा देंगे तो क्या उसको चीज़ों की समझ आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। सिर्फ इसी तरह ये उनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रीचिंग ओवर सिंप्लीफाइड कंक्लूजन्स, Raman goes into the complexity of concepts, taking into account the various tragic theories and work of paramount importance. अब जो है रेमन विलियम जो इम्पोर्टेंस देते हैं थ्योरीज़ को, वो इसीलिए देते हैं ताकि उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनको समझा जाए, यानी ट्रेडिशंस को इसीलिए फॉलो किया जाए ताकि जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, उनको आपको उनकी पहले से ही समझ हो, और जब आप अपने काम में उनको आगे प्रमोट करो तो रीडर को भी आपके अंदर इतनी अहलियत हो कि आप रीडर को भी कैप्टिवेट कर सको और अपने काम को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सको। ठीक है, in the chapter Rejection of Tragedy, Raman introduces certain radical and novel ideas about tragedy on the basis of the work of Bertolt Brecht, who founded an epic theatre as compared to the emotional theory and theatre of Aristotle. अब रेमन विलियम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए किसका सहारा लेते हैं और किस तरह किसकी मिसालें देते हैं? बर्टोल्ट ब्रेस्ट की। ठीक है, क्योंकि बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट पेश किया था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने एरिस्टोटल की थ्योरी को, एरिस्टोटल के पिटी और फियर के और कैथारसिस के कॉन्सेप्ट को डिनाई किया था। उन्होंने उसके अपोज बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेमन विलियम जो हैं, क्योंकि वो उनसे बर्टोल्ट ब्रेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनसे मुतासिर हैं, तो इसीलिए वो उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं और उनकी मिसालें देते हैं। Brecht rejected the conventional idea of tragedy and made it more experimental and rational. Bertolt Brecht ने अपना जब एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट पेश किया था तो उन्होंने एरिस्टोटल की थ्योरी को रिजेक्ट किया था और उन्होंने लोगों को कहा था कि एज अ रेशनल पर्सन, एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन आप उसको देखो, ऑब्जर्व करो ऑडियंस को, ना कि उसके साथ इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको असल हकीकत का पता ही ना लग पाए। ठीक है, और बर्टोल्ट ब्रेस्ट बिलीव द थिएटर्स ब्रॉडकास्ट फंक्शन इज़ टू एजुकेट। उनका ये मकसद था कि जो यानी ड्रामे का जो काम है, ट्रेजेडी का जो काम है, वो आपको एजुकेट करना है, आपको इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर देना कि आप रोने बैठ जाओ। एंड इट इज़ द नोबलेस्ट फंक्शन व्हाट वी हैव फाउंड फॉर द थिएटर। और वो कहते हैं कि थिएटर का ये मकसद है, थिएटर का ये बेहद बहुत खूबसूरती है थिएटर की कि आप उससे लोगों को मुतासिर कर सकते हो, लोगों के सामने उसको एक अच्छे वे में, एक अच्छे नोबलेस्ट फंक्शन पे आप उसको अपनी जो है बात दिखा सकते हो, बात मनवा सकते हो, या अपनी बात लोगों के सामने ला सकते हो। ही क्रिएटेड एन influential theory of theatre wherein a play
should not emotionally identify the spectator with the action of the play. Instead, it should create distancing effect. अब मैंने आपको distancing effect के बारे में भी बताया था कि फ़ासला कायम रखना यहाँ यानी रास्ते के दरमियान में नहीं कि स्टेज और स्पेक्टेटर यानी ऑडियंस के दरमियान में फ़ासला हो, नहीं, बल्कि ज़हनी तौर पर आप उनके सामने चीज़ें ला के रखें, उनको दिखाएं कि जो हम प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं उनको भी उन चीज़ों का पता हो, ताकि उनका जहन जो है वो एक यानी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, बल्कि उनको पता हो कि ये जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये जो ड्रामा हमारे सामने पेश हो रहा है, ये जस्ट कॉपी है, ठीक है। एंड इट शुड गिव द रेशनल एंड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्शन ऑन द स्टेज, और वो स्टेज पर जो भी ड्रामा क्रिएट हो रहा है उसकी तशरीह करने में, उसकी वजाहत करने में उनको मदद दे सके ऑडियंस को। He believed that the experience of catharsis of pity and fear left an audience complacent. ठीक है कि जो भी यानी जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं कैथारसिस की वजह से, वो ऑडियंस को दूर कर देते हैं उन सब वजहों से जो कि उनका जानना ज़रूरी होता है। ब्रेस्ट बिलीव्स दैट रिस्पॉन्स टू सफरिंग इज़ क्रूशल। वो इस चीज़ से डिनाई नहीं करते कि सफरिंग का जो एलिमेंट है वो बहुत अहम है, क्रूशल है, वो उस चीज़ को मानते हैं। देयरफॉर इवन द स्पेक्टेटर ऑफ ट्रेजेडी बिकम अ पार्टिसिपेंट इन द ट्रेजेडी थ्रू कैथारसिस। इसीलिए जो है जो स्पेक्टेटर वो कैथारसिस करके उसका हिस्सा बन जाता है प्ले का। देयरफॉर एज अ पार्टिसिपेंट ही कैन नाइदर कॉम्प्रीहेंड नोर कंडेम सफरिंग। इसीलिए जो पार्टिसिपेंट है वो यानी उसको उसकी मजम्मत नहीं करता, यानी उसको कंडेम नहीं करता सफरिंग को। Brecht says that the spectator needs to realize that these suffering are due to the corrupt political system and not due to some particular bad people. यानी अब बर्टोल्ट ब्रेकेट ये कहते हैं, बर्टोल्ट ब्रेस्ट ये कहते हैं कि जो सफरिंग हैं वो सिर्फ गलत लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि सिस्टम की वजह से हैं, क्योंकि सिस्टम करप्ट है। अब आप देखें कि अगर पॉवर्टी है, ठीक है, अगर गुर्बत है, तो लोग बेचारे जो नहीं पढ़े लिखे या जिनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा सकें, तो ज़ाहिरी बात है वो चोरी तो करेंगे, वो डाका तो मारेंगे, उन्होंने अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मारना। तो फिर बताएं कि यानी फिर गलती किसकी है, सिस्टम की गलती है या उस इंसान की गलती है जो बेचारा उस हद तक आके रह गया है कि उसे चोरी करनी पड़ रही है या उसको कोई गलत काम करना पड़ रहा है। A corrupt system makes some moral principles for its defense. Brecht says an evil system is protected by a false morality, whereas our disgust is directed against immorality, or some immoral individuals are not against the evil system. अब वो यही इस evil system की बात करते हैं ना कि जो जब मुआशरा इतना ज़्यादा शैतानी हो गया हो तो फिर इंसान को तो नहीं ना ब्लेम करना चाहिए। मुआशरा जब इतना बुरा है तो इंसान तो गलत काम करने पे मजबूर होगा, उसको भी तो उन हालात से गुजरना है ना। एक यानी इंडिविजुअल एक अच्छा इंसान है, लेकिन फिर वो बुरा हो जाता है। वो क्यों बुरा होता है, वो क्यों करप्ट हो जाता है? क्योंकि करप्ट सिस्टम, करप्ट सोसाइटी उसको इस हद तक पहुंचा देती है कि वो गुनाह करने पर मजबूर हो जाता है। दूसरा पैराग्राफ है गाइस, देखिए। ब्रेस्ट फर्दर थिंक्स दैट अ कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ सफरिंग किल्स आवर सेंस ऑफ सिंपैथी। इसी तरह वो कहता है कि ये जो बरअक्स इंकशाफ है ना, ये सफरिंग जो है उनको यानी हमारे अंदर जो सेंस है सिंपैथी को, जो हमदर्दी को फील करने की सेंस है, उसको ख़त्म कर देता है। ही सेज इफ़ द ट्रबल इज एक्सपोज फॉर सेवरल टाइम्स द रिस्पॉन्स टू द ट्रबल विल चेंज एंड द माइंड विल बिकम कैल्यूस। कैल्यूस का मतलब होता है संग दिल, ठीक है, ब्रूटल। इट मेक्स द स्पेक्टेटर्स इंसेंटिव टू सफरिंग। जब यानी इस तरह की जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं ना, तो फिर हम लोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। जब हमें इतनी चीज़ें दिखाई जाएंगी और हमारे अंदर से वो चीज़ निकाल दी जाएगी, तो हम भी फिर संगदिल हो जाएंगे, हम भी फिर जालिम हो जाएंगे और हमें उन चीज़ों को देखने का शौक़ पैदा हो जाएगा। ठीक है भाई, हो रहा तो होता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बर्टोल्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारे अंदर उस चीज़ की हिस्स को कायम रखना चाहिए, ताकि अगर हम देख रहे हैं कि कोई जुल्म हो रहा है तो हम उसको आगे ख़त्म करने की कोशिश करें। आप देखें आजकल क्या हो रहा है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो साथ खड़ा हुआ इंसान उसकी वीडियो बना रहा होता है। वो इंसान ये नहीं करता कि उसको हॉस्पिटल लेके जाए, उसकी मदद करे
इतने इतने बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन लोग पास खड़े वीडियोस बना रहे होते हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो उसे उठा के तो उसकी मदद कर सके। तो यहाँ से ये यानी बर्टोल्ट ब्रैकेट का कहना है कि अगर तो कोई मिसहैप हुआ है, अगर तो कोई परेशानी हुई है, तो आपको उसको आपके अंदर से पिटी और फियर करवा के, कैथारसिस करवा के बिल्कुल उन चीज़ों को निकाल ही ना दिया जाए कि आपके अंदर वो फीलिंग्स ही ना रहें। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने लफ्ज़ों में भी बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हो। पीपल बिकम हार्टलेस एंड पिटी इज़ ड्रेन फ्रॉम देयर हार्ट्स। ये मैंने आपको बताया कि यानी पिटी जो है उनके दिलों से निकाल दी जाती है और हार्टलेस कर दिया जाता है उन्हें, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल। ओके, in order to detach the spectator from the emotional effect of tragedy, यानी उनके जो इमोशंस हैं उनको अलहदा कर दिया जाता है, स्पेक्टेटर के जो इमोशंस हैं उनको अलहदा कर दिया जाता है ट्रेजिडी के नाम पर। Brecht employed the use of techniques that remind the spectator that the play is a representation of reality but not a reality in itself। ठीक है, रियलिटी की वो कॉपी ज़रूर है, लेकिन वो जिस टाइम वो बिल्कुल रियलिटी नहीं है, यानी असल में नहीं है जो वो दिखा रहे हैं, वो असल की कॉपी ज़रूर है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है जो वो देख रहे हैं कि उसको देख के रोने लग पड़े कि भाई हाँ वाकई उसका खून निकल रहा है या उसे दर्द हो रही है या वो बेचारा मर गया, विच ही कॉल्ड द डिस्टेंसिंग इफेक्ट। इसीलिए उसने उसको क्या कहा, डिस्टेंसिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। सच टेक्निक्स इंक्लूडेड द डायरेक्ट एड्रेस बाय एक्टर्स टू द ऑडियंस, transposition of text to third person or past tense, speaking the stage directions out loud, exaggeration, unnatural states, lighting, the use of song and एक्सप्लेनेटरी प्ले कार्ड्स। ठीक है, यानी इन सब चीज़ों का मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर एक बॉक्स है उसको वो प्ले कार्ड के तौर पे भी यूज़ करते हैं, हाथ में उठा के लेके जा रहे होंगे और फिर उसको टेबल बना देंगे, फिर उसको यानी संदूक के तौर पे भी दिखा देंगे। तो इस तरह वो इस तरह के इफ़ेक्ट लाते थे ऑडियंस के सामने कि उनको बेचारों को एकदम, अगर तो वो इमोशनली उससे अटैच फील कर रहे हैं तो उसको इस तरह की चीज़ें दिखाकर उनसे बाहर निकाला जाता था कि देखें आप, उन्हें हंसा दिया जाता था। कुछ इस तरह के कमेंट्स यूज़ किए जाते थे कि जो ऑडियंस हैं वो हंस पड़ें और ऐसा ना हो कि वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। Another technique that Brecht employed to achieve his distancing effect was the principle of historicism। historicism जो है उसे कहते हैं तारीख साजी। ठीक है, जिस तरह बर्टोल्ट ब्रेस्ट का जो था गैलीलियो गैलीलाई, उन्होंने उसमें दिखाया था ना हिस्टोरी बेस्ड था वो। तो देखिए आगे, The principle of historicization is a fundamental part of the Marxist aesthetics। यानी मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स का बुनियादी मकसद जो था, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी था उसका बुनियादी मकसद ये था कि हिस्ट्री के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको साथ साथ उनके एग्जांपल्स दिए जाएं ताकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे तरीके से लोगों के सामने लाया जा सके। यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखने के लिए ज़रूरी था कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो हैं यानी एग्जांपल्स वो पेश किए जाएं। द कंटेंट of many of his plays dealt with fictional telling and historical figures or event। और जो यानी बर्टोल्ट ब्रेस्ट थे उनकी कोशिश होती थी कि जितने भी उनके काम हैं, जितने भी फिक्शनल टेलिंग जो उनके फिगर्स हैं उनको अपने प्लेस में इंट्रोड्यूस करवाएं, उन इवेंट्स को लाएं। His idea was that a story contemporary to audience may not be able to maintain the crucial perspective। ठीक है, कि यानी लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने लाए जाएं इस तरह के यानी कॉन्टेम्प्रेरी कहते हैं कि जो जिस टाइम यानी जो टाइम पीरियड है ना उसके हिसाब से चीज़ें सामने लाई जाएं, ना कि उससे बिल्कुल अलग ऐसी चीज़ें कि लोग समझ ना पाएँ। अब आप मॉडर्न एज के हैं तो आपको यहाँ की यानी मॉडर्न एज के बारे में काफ़ी मालूमात होंगी। अब आपके सामने कुछ आपके प्रेडिसेसर्स की बातों को शेयर किया जाए या उनके एक्सपेरिमेंट्स शेयर किए जाएं, उनके एक्सपीरियंस शेयर किए जाएं, तो आप उनको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि ऐसा भी होता था, अच्छा, यानी आपको कुछ फेरी टेल्स ही लगेंगी, कुछ सही तरह आपको समझ नहीं आएगा। तो इसी तरह वो कहते हैं
कि इस तरह टच दिया जाए हिस्ट्री का कि उनको कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ के तौर पे पेश किया जाए, बिल्कुल अलग तरीके से नहीं, इस तरह के जो यानी ऑडियंस है उसको कुछ अपनायत का एहसास हो, कुछ मिला जुला इफ़ेक्ट आए, ठीक है। Instead, the focused on historical stories that had parallel themes to the social ills he tried to highlight in his own time. यही मैंने अभी आपको बताया ना कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो है उन चीज़ों को इस तरह कुछ मिला जुला के पेश किया जाए कि जो ऑडियंस है उसको अपनायत का एहसास हो, बिल्कुल उससे अलहदा उसको फील ना हो। यानी हिस्ट्री इस तरह ना लोगों को दिखाई जाए कि वो उससे कोई लेसन गेन ना करें, बल्कि उनको बोरियत फ़ील हो, बॉर्डम फ़ील हो और उसको यानी बस टाइम पास के तौर पे लें और उठ के चले जाएं। Now Brecht thought that instead of sympathy there must be direct shock of outrage the people, यानी लोगों को इतने अच्छे तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए कि अगर तो कुछ गलत हो रहा है तो उनको उस पर अपने गमो गुस्सों का इजहार करना चाहिए, ना कि यानी उनके अंदर सिंपैथी के जो पैशन हैं, जो इमोशंस हैं, उनको क्रिएट होना चाहिए। अब ये ना हो कि यानी वो उनको रुला रुला के इतना सख्त दिल बना दो कि भाई अच्छा जो हो रहा है, अच्छा पहले भी तो हुआ ही है ना, कुछ नहीं होता, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। Brecht and other writers portrayed wars and thieves as their heroes in order to agitate the hardened consciousness of peoples, but even this experiment failed in shocking the audience as it further fortified their false moral values. अब उन्होंने क्या किया, यानी बर्टोल्ट ब्रेcht ने और उनके कॉन्टेम्प्रेरीज़ ने, उन्होंने क्या किया कि जो यानी प्रॉस्टिट्यूट्स थी, वॉर्स थी और इस तरह के लोगों को और चोरों को एज अ हीरो लेकर आए सामने, क्योंकि अगर वो यानी इस हद तक पहुंचते हैं तो ज़रूर उनके पीछे कोई दुखी कहानी है ना। जिस तरह अब कोई एक चोर इंसान बन गया तो वो ज़रूरी नहीं है कि पैदा ही चोर हुआ है, उसको ज़रूर उन हालात से गुजरना पड़ा है जिसकी वजह से वो चोर बना है। या कोई प्रॉस्टिट्यूट है, उसको भी या तो वो अगर देखा जाए तो हो सकता है वो माँ हो, उसके बच्चे भूखे मर रहे हों, वो इस वजह से इस हद तक पहुंची है कि उसे उसके बच्चों के लिए रिस्क तलाश करना है। तो इस तरह की उन्होंने लोगों को यानी ऐसे कैरेक्टर्स लोगों के सामने लाए, लेकिन ऐसे कैरेक्टर से भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें उनके सामने पहले से ही ला के रख दी गई थी इस तरीके से कि उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि असल हकीकत जो है लोगों के सामने लाई जाए, क्योंकि इमोशंस उनके इतने ज़्यादा उनसे अटैच हो चुके थे पिटी और फियर के कि वो उस हकीकत से काफ़ी दूर हो चुके थे। तो ये उनके लिए भी एपिक थिएटर को लाना, लोगों के सामने पेश करना बहुत मुश्किल था। लोगों ने बहुत मुश्किल से उस चीज़ को समझा और अडॉप्ट किया। People would sit back in their seats and watch crime from a distance as belonging some remote world. Remote world कहते हैं दूर दराज की दुनिया, यानी जो beyond the actual world आप कह लो, कि जिससे लोगों को समझ ना आ रही हो, and not structural part of their society. कि लोगों के सामने इस तरह की चीज़ों को दिखाना और उन्हें बैठने पर मजबूर करना कि वो देखें कि इन चीज़ों का भी ताल्लुक़ है दुनिया से, और इस तरह का कुछ ढांचा यानी स्ट्रक्चरल पार्ट पेश करना सोसाइटी का कि उनको उस चीज़ के बारे में भी आगाह किया जा सके। ब्रेcht rejected the validity of so-called refined sentiments of goodness, love and sacrifices. These to him are false sentiments and romanticized पर्पसली, यानी जो ये चीज़ें हैं उसने बर्टोल्ट ब्रेcht ने उन्हें पसंद नहीं किया। वो समझता था कि ये चीज़ें सो कॉल्ड दिखा के ना लोगों के अंदर से वो चीज़ ख़त्म ही कर दी गई है कि वो असल हकीकत को जान सके। यानी अगर तो प्रॉस्टिट्यूट को बुरा समझ रहे हैं या किसी थीफ को बुरा समझ रहे हैं तो वो ये भी तो समझे ना कि उनके पीछे ज़रूर कोई ऐसी दर्दनाक कहानी होगी या ऐसी यानी बहुत दुखी कहानी होगी जिसकी वजह से वो इस हद तक पहुँचे हैं। सिर्फ उसे उन्हें बुरा ही ना समझे, बल्कि उनके पीछे जो सिस्टम है, जो उनके पीछे जो वजह है, उनके पीछे जो कॉजेज़ हैं, उनको भी तो देखें ना। Love he thinks separates us from humanity. Love he thinks separates us from humanity. वो समझता है कि ये जो मोहब्बत के जो दावे हैं और जो मोहब्बत है ना, वो असल में इंसानियत
से हमें दूर कर रही है। कहते हैं ना मोहब्बत में खोकर सब कुछ भूल जाना, अच्छा या बुरा सब जायज़ है। तो वो चीज़ें वो कहता है कि ये बचगानी चीज़ें हैं, ये चाइल्डिश बिहेवियर है कि आपको इन चीज़ों के साथ दिखाया जाए। असल में जो दुनिया में जो दुख हैं उनको सामने लाया जाए और देखा जाए कि वाकई सिर्फ अपने ही दुख बड़े नहीं हैं, दूसरों के भी बड़े दुख बड़े हैं। Williams has discussed 6 plays: The Three Penny Opera, Saint John of Stockyard, Die Masnem, The Good Woman of Susan, Mother Courage and Her Children, and The Life of Galileo। यानी ये जो है ये सारे उसके प्लेस हैं। और Peachum and Borchers play The Three Penny Opera uses pity as a trait in his establishment for beggars। अब उसमें यानी इसमें जो चीज़ दिखाई गई है वो ये है कि पिटी के नाम पे, ठीक है, लोगों से हमदर्दी गेन करता है और sympathy becomes a trait that nourishes on human suffering। और यानी जिस तरह अब होते हैं ना फ़कीर अपना कुछ इस तरह के एक अब उसको पेशा बना लेते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि इस तरह भी दिखाया जा रहा है कि पिटी के नाम पे लोगों को ज़्यादा उनके जज्बात से खेला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ जो है ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। टू ब्रश इंडिविजुअल गुडनेस इज़ अ वेरी लिटिल वैल्यू। उसके नज़दीक एक इनफरादियत की यानी जो अच्छाई है वो कोई इतनी मायने नहीं रखती क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ही ट्राइज टू लुक इन टू कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल गुडनेस एंड सोशल एक्शन। अब वो कहता है कि तज़ाद है दोनों चीज़ों के दरमियान, यानी एक इनफरादियत की अच्छाई और एक सोसाइटी की अच्छाई, ठीक है। इन दिस इसको यानी मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूं कि वही कि आपको सोसाइटी के लिहाज से देखना है कि अगर तो बुरा है तो ज़रूर सोसाइटी में कुछ ऐसे कुछ फ्लॉज हैं जिनकी वजह से इंसान इस हद तक पहुंचा है कि वो कोई गलत हरकत करे। आगे है जी यस। In his play Mother Courage and Her Children, Brecht invites us to see what happened to a good person in a bad society, ठीक है। इसी तरह वो आपको जो उसने अपने प्लेस बताए हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता उनकी मिसालें देगा कि मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन में वो बताता है कि किस तरह एक इंसान सोसाइटी गलत सोसाइटी के हाथों मजबूर होकर कोई गलत काम करता है। थ्रू द प्रोटैगनिस्ट ही सीक्स टू शो अस हाउ गुडनेस इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय बोथ गॉड्स एंड मैन। अब वो यहाँ यानी ये बताता है कि एक इंसान की अच्छाई जो है उसको किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है बाकी लोगों के हाथों। अगर एक इंसान मुश्किल हालात में है तो आप उसके उस बुरी हालत का फ़ायदा उठाओ और उसको और ज़्यादा यूज़ करो, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है और यही असल हकीकत है जिससे इंसान मुंह मोड़ रहा है। एंड हाउ अ गुड पर्सन इज़ एलिनेटेड, ठीक है। ब्रेcht's गुड woman of Susan presents a kind-hearted prostitute but she is alienated। अब उसको दिखाया जाता है कि यानी वो जो prostitute है बड़ी kind-hearted है लेकिन उसको अलहदा कर दिया जाता है। उसके साथ लोग जो हैं वो अजनबियत का जो है वो यानी अजनबी हो जाते हैं और उसको कुछ समझते नहीं हैं। The only way out under such circumstances is sacrifice। सिर्फ इन चीज़ों से निमटना, इन चीज़ों से निकलना, इन हालात से निकलना सिर्फ कुर्बानी ही यानी कुर्बानी देकर ही हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। हर इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है। बट ब्रेस्ट रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग। लेकिन जो ब्रेस्ट है वो इन सब चीज़ों यानी इस तरह की सफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, वो इसे रिजेक्ट करता है कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप जुल्म के हाथों इतने मजबूर हो जाएं कि आप अपनी जो हैसियत है उसको ही दाव पे लगा दें। He does not agree with the idea that sufferings ennoble us। अब वो कहता है कि यानी ऐसी सफरिंग जो हम लोगों को इज़्ज़त दे या मुमताज़ कर दे या हमें बड़ा बना दे, हमें ऐसी सफरिंग जो वो कबूल नहीं करनी चाहिए, हमें उससे इनकार करना चाहिए कि नहीं भाई हम इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक इंसान खुद नहीं ना बोलता, इंसान जो दुनिया वाले हैं उसको और ज़्यादा दबाते हैं। इंसान जब अपनी खातिर बोलना सीख जाता है ना तो दुनिया भी समझ आती है कि हाँ यार इसको भी बोलना आ गया, अब इसे हम यानी ज़्यादा जलील नहीं कर सकते। तो अपने लिए बोलना हर इंसान का हक है। ब्रेस्ट कहता है कि आप ऐसी सफरिंग कबूल ना करो जो आपको बिल्कुल ही डिग्रेड कर दे।
Bad societies, he says, need heroes and it is bad life that needs sacrifice. अब वो कहता है कि जो बुरी सोसाइटीज़ होती है ना उनको ज़रूरत होती है हीरोज़ की. It is bad life that needs sacrifices. ये बुरी ज़िंदगी है जिसे ज़रूरत होती है हमारी कुर्बानियों की. He considers it is sin to be destroyed by cruelty. यानी वो कहता है कि उसके नज़दीक जुल्म के हाथों बर्बाद हो जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है. ठीक है. He says it is sin, ये गुनाह है, to be destroyed by cruelty, यानी जुल्म के हाथों तबाह बर्बाद हो जाना एक गुनाह से कम नहीं है. Brecht's mature drama tells us that it is not possible to label people as good or bad. Brecht के अकॉर्डिंग वो कहता है कि लोगों को उनके यानी उनके हिसाब से परखना कि भाई वो अपने हिसाब से परखना कि वो बुरे हैं या अच्छे, ये कोई पढ़े लिखे इंसान वाली बात नहीं है, ये कोई अच्छे इंसान की बात नहीं है कि आप कहते हैं ना कि नेवर जज द बुक फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग, कि आपको सिर्फ इंसान के बाहरी दिखावे से नहीं पता लगना चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा है, जब तक आप उसके अंदर रह के उसके हालात देखकर उस चीज़ को सही तरह से समझ ना पाओ कि जिसकी वजह से वह बुरा या अच्छा है. Goodness and badness are alternate expressions in the same individual. और ही बिलीव्स, वो उसका ये मानना है कि अच्छाई और बुराई जो है एक इंसान में पाई जाती हैं. कभी वो किसी मोमेंट पे जाके बुरा हो जाता है, कभी वो किसी मोमेंट पे जाके अच्छा हो जाता है, क्योंकि हालात और सोसाइटी, जब उसके हालात बेहतर होंगे तो वो ज़ाहिर बात है अच्छा होगा, जब हालात उसके बुरे हो जाएंगे, अगर उससे कोई काम बुरा सरजद हो जाएगा तो वो इंसान बुरा हो जाएगा. तो ऐसा नहीं कि एक इंसान अच्छा है तो बस एंड तक अच्छा ही रहेगा और बुरा है तो एंड तक बुरा ही रहेगा. इंसान जो है यानी गुनाह का और सवाब का दोनों का एक ब्लेंड है, उसके अंदर अच्छाई भी है, उसके अंदर बुराई भी है. वी ऑल हैव अ स्प्लिट कॉन्शियसनेस. The contradiction in a character are sometimes hard and sometimes generous, but they are real. और वो कहता है कि हमारे अंदर जो यानी अजीबो-गरीब कई दफ़ा सिचुएशन आ जाती है ना, कभी एकदम से गुस्सा आ जाना, कभी एकदम से हंस पड़ना, तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चल रही हैं. ठीक है. और इनका एक हमारी ज़िंदगी से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है. हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, हम इसे रद्द नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है, हम अगर अच्छे हैं तो हम अच्छे ही रहेंगे. क्या सबूत है इस बात का भाई? अगर हम बुरे हैं तो हम बुरे ही रहेंगे? नहीं. Williams called the approach as complex seeing. Brecht's play The Life of Galileo is such a case of complex seeing. अब अगर आपने गैलीलियो गैलीलाई पढ़ा है तो उसमें आपने नोट किया है कि वो जिस तरह ऑडिपस रेक्स है, ठीक है, वो चाहता तो अपने आप को माफ़ कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को माफ़ नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो बाउंड था सोसाइटी के आगे. उसको पता था कि सोसाइटी उसे छोड़ेगी नहीं. और एंशियंट ट्रेजेडी का यही फीचर था, प्रोमिनेंट फीचर यही था कि जो लोग थे अपनी सोसाइटी के आगे नील डाउन करते थे, उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि सोसाइटी उनको बर्दाश्त ही नहीं करती थी अगर वो उनके आगे झुके ना. तो ब्रेस्ट जो है इस चीज़ को अपने गैलीलियो गैलीलाई में दिखाता है कि जब उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो वो उनके सामने भाई घुटने टेक देता है. क्यों? अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि वो उसे कह रहे थे कि हम तुम्हें मारेंगे, डराएंगे. और ज़ाहिर बात है वो उसको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी थी, तो उसने उस चीज़ को क्लेम किया. उसने उस चीज़ को देखा कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, ठीक है, मेरी जान बख्शो. उसने अपने आप को सफ़र होने से बचा लिया, उसने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगने से बचा लिया, लेकिन उसने अपने काम को जारी रखा. एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन उसने उसको रेशनली एक रेशनल डिसीजन लिया, अपने आप को भी बचा लिया और अपने काम को भी बचा लिया. अगर वो उस टाइम मर जाता तो उसका काम भी ज़ाया हो जाता, ख़ुद तो वो बेचारा जाता ही जाता अपनी जान से, लेकिन उसका काम भी चला जाता. और इसीलिए तो उसको एंटी हीरो कहते हैं ना. आजकल भी आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो गैलीलियो गैलीलाई एज आ हीरो और एंटी हीरो. तो लोग, हमारी सोसाइटी उसको अभी भी हीरो मानने पे तैयार नहीं है, क्योंकि उसने नील डाउन किया था ना, उसने अपनी हार मान ली थी. यही सोसाइटी खुश हो जाती जब वो बेचारा अपनी सेक्रीफाइस कर देता, कुर्बानी दे देता सोसाइटी की खातिर. तो यही सोसाइटी उठ के उसकी तारीफ़ें बयान करती. तो ये हाल है हम लोगों की सोसाइटी का. ही इज़ ओनली टेलिंग अस व्हाट हैपन्स टू आवर consciousness when it is caught in a deadlock between individual and social morality. जब वो यानी अपनी इनफरादी ज़िंदगी और सोसाइटी के जो अखलाकियात है उनमें जब फंसा, तो फिर उसको यानी दिखाया गया कि किस तरह यानी उसको लोगों ने नापसंद किया. ठीक है.
कि भाई उसके अपने स्टूडेंट्स ने उसको पसंद नहीं किया कि हमारा जो उस्ताद है वो तो कभी भी इस चीज़ से मुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सच्चा है, वो बिल्कुल उसकी जो जितनी भी रिसर्च है वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो कभी भी उनके सामने झुकेगा नहीं, कभी भी डरेगा नहीं। जब उन्हें पता लगता है तो वो भी उसे अपने उस्ताद को छोड़कर चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें दुख होता है कि इसने क्यों ऐसा किया। आगे we are so used to tragedy and martyrdom under such circumstances that we are unable to see this experience in a radically different way, कॉम्प्लेक्स सीइंग, यानी यकसर ये बदला हुआ हम लोग यानी उस चीज़ को पसंद करते हैं कि जी वी आर सो यूज टू ट्रेजिडी, हम ट्रेजिडी को इस तरह देखना चाहते हैं कि जी किसी में उसमें शहादत दिखाई जाए, उसमें कुछ उसके सेक्रीफाइस दिखाए जाए, उस बेचारे का या तो उसको मरा हुआ दिखाया जाए या तो दिखाया जाए कि वो सफ़र कर करके बेचारा बहुत ही बुरी हालत में पहुंच गया कि एंड पे मर ही गया। हम लोग के यानी इस तरह जहन तैयार किए गए हैं ट्रेजिडीज इस तरह की दिखा दिखा के कि तब तक हमें मज़ा आता ही नहीं है जब तक हमें बहुत ज़्यादा कोई बुरी खबर ना सुनाई जाए। Tragedy, says Williams, in some of its order senses is certainly rejected by this complex scene. अब विलियम कहता है कि ट्रेजिडी इसी तरह दिखा दिखा के जो कॉम्प्लेक्स सीन है उस सीन्स हैं उसको वो रिजेक्ट करता है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स सीन ऑल्सो इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हिस्टोरी विच इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, ठीक है। डायनामिक कहते हैं मुतहर्रिक, यानी जिसमें हरकत कोई दिखाई जाए, जिसमें कुछ पोर्ट्रे किया जाए। तो वो कहता है कि हिस्ट्री से बेस्ड हम लोगों को इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि ट्रेजिडी का जो असल मकसद है वो खो जाता है। द पर्पस ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू हिम शुड नॉट बी कैथारसिस बट एजिटेटेड एंड एक्शन। अब वो कहता है कि तो रेमंड विलियम के नज़दीक ट्रेजिडी का मकसद लोगों में कैथारसिस करवाना नहीं था, बल्कि उनको एजिटेट करके यानी उनको थोड़ा सा इरिटेट करके चीज़ों को उनको फ़ील करवाना था। उनको ये कहना था, उन्हें ये बताना था कि भाई ये जो आपके सामने पेश हो रहा है ड्रामा, ये जस्ट एक कॉपी है और ड्रामा है, ये कॉपी है रियलिटी की, ना कि कॉपी है कि आप यानी अगर अपने सामने देख रहे हो स्टेज पे कि कोई इंसान मर रहा है या किसी को मार पड़ रही है तो आप चीख चीख के रोने लग पड़ो कि भाई उसे कोई बचा लो। इस तरह नहीं है ये, यानी आपके सामने एक ड्रामा पोर्ट्रे किया जा रहा है आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि आपको अपनी सोसाइटी को किस तरह लेकर चलना है। अगर आपके सामने कोई जुल्म हो रहा है तो आपको उसको देख देख के रोना नहीं है, बल्कि उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको हेल्प आउट करना है। तो ये मकसद था उनका। हिज थ्योरी ऑफ थिएटर हैज़ हैविली इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न थिएटर। उनकी जो थिएटर की जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है किस चीज़ से, मॉडर्न थिएटर से, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न ट्रेजिडी है ना, मॉडर्निज़म पे बात हो रही है सारी, वो ये बताना चाह रहे हैं कि एंशियंट और मॉडर्न में क्या फ़र्क है और यानी मॉडर्न ट्रेजिडी में किस किस तरह होना चाहिए, कुछ क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं और क्या उसके इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। Some of his innovations have become a common that they have entered the theoretical canon, यानी नज़रियाती आइन, theoretical canon क्या कहेंगे कि नज़रियाती आइन, उनके कुछ ऐसी ईजादात, कुछ ऐसी innovations, कुछ उनकी some of his innovations have become a common that they have entered the theoretical canon, ठीक है। वो उनको नज़रियाती आइन का रुतबा हासिल हो गया है। ही इज़ द फोररनर ऑफ कंटेम्प्रेरी पोस्ट मॉडर्न थिएटर प्रैक्टिस, और वो हामी हैं किस चीज़ के, मौजूदा हालत का, जो यानी कंटेम्प्रेरी कहते हैं जो उस टाइम जो अभी फ़िलहाल जो आपके हालात चल रहे हों, ठीक है। मौजूदा हालात का जो थिएटर प्रैक्टिस था और जो अमल में था उसके वो फॉरनर थे। दिस इज़ particularly so because he questioned and dissolved many of the aspects practices of the theatre of his time and created a political theatre। इस वजह से क्योंकि उन्होंने बहुत से मसाइल को हल किया, ख़ास तौर पे उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस उठाए, उन्होंने इस तरह के मसाइल को डिज़ोल्व किया, हल किया, द एक्सपेक्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ द थिएटर ऑफ हिज टाइम, अपनी टाइम के, ठीक है, उनको यानी सॉर्ट आउट किया और क्लैरिफाई किया लोगों के सामने कि भाई ये जो है ना मॉडर्निज़म वो इस तरह एंशियंट से डिफरेंट है और इसमें काफ़ी चेंज आ
चुका है, अब लोगों की जो लाइफ है वैसी नहीं है जैसे पहले लोगों की थी। तो इस तरह आप लोगों को अगर अपनी ट्रेजेडी लोगों के सामने लानी है तो इस तरह की होनी चाहिए कि उनको सबक सिखाया जाए, उनको बताया जाए, उनको रुलाया धुलाया ना जाए, उनका कैथारसिस ना करवाया जाए, बल्कि उनको एजुकेट किया जाए, उनको इस चीज़ को बताया जाए कि अगर आपके सामने कोई बुराई है तो उसकी पीछे वजह जाने और उसको बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, ताकत है, तो आप उसे रोकने की कोशिश करें, ना कि आप खड़ा होकर तमाशा देखें और रोते रहें बस। Moreover, he was one of the first theatre practitioner incorporate multimedia into the semiotics the study of sign। ठीक है, यानी उन्होंने कहते हैं उन्होंने उनका जो इलामाती सिमियोटिक्स कहते हैं इलामाती, इससे ज़्यादा उन्होंने जी फर्स्ट जो थिएटर था प्रैक्टिशनर्स का, उनको वो उनका ताउन ना करने वाला इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया इनटू द एक इलामती तौर पर ऐसा जो मल्टीमीडिया जो ताउन नहीं करता था उसको निशानी के तौर पे उसको सामने लाए, उसका मुतालबा किया और सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया और फिर लोगों के अंदर ये सेंस क्रिएट की कि भाई ये अच्छाई है और ये बुराई है। ठीक है, और सॉरी ये पेज मेरे से स्किप हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको दोबारा से रीड कर सकते हैं। और ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ दोबारा। इंट्रोडक्शन में आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे और फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद ट्रेजेडी, जैसे कि कॉन्सेप्ट थे ट्रेजेडी के जो ट्रेजेडी के साथ एसोसिएटेड किए जा रहे थे, उसके साथ साथ सिमिलेट किए जा रहे थे, जैसे कैथारसिस, पिटी, फियर, हमाटिया, पैरिपिटिया, एंड इग्नोरसिस। दीज ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स यू कैन ऐड इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। और फिर दूसरा आ जाता है रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, यानी रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी में जब एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट पेश किया था तो रिजेक्ट किया था बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने एरिस्टोटेलियन टेक्निक को। फिर आ जाता है रिस्पॉन्स टू सफरिंग इज़ क्रूशल, यानी जो सफरिंग है वही, जब उन्होंने कहा था ना कि जुल्म ज़्यादती को बर्दाश्त करना बर्टोल्ट ने कि वो एक बड़ा गुनाह है, तो आप जो सफरिंग है उसे क्रूशल एलिमेंट समझा जाता था तो उसको रद्द करना चाहिए। और फिर पांचवा आ जाता है कांस्टेंट सफरिंग किल सेंस, के जो जब आपको दिखाया जाता है ना कि सफरिंग सफरिंग सफरिंग, तो उससे आपके जो सिंपैथी की जो सेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट्स है ना, इसको अपने जहन में रखने से आप हर पॉइंट का एक एक पैराग्राफ बना के अपना जो क्वेश्चन है उसको लेंथी कर सकते हो। फिर आ जाता है ब्रिज टेक्निक्स, यानी जो उसने कहा था कि अपनी वॉइस जो है वो रेज़ करें और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलें, और ये सारी चीज़ें डिस्टेंसिंग इफ़ेक्ट, द लाइफ ऑफ गैलीलियो, कॉम्प्लेक्स सीइंग, ये सारा जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, but please don't forget to like, share and subscribe my channel Literary Birds in order to get more videos. Take care. Allah Hafiz.